हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अब थोड़ा सा स्पीडअप करते हैं, अपने पढ़ाई के लेवल को थोड़ा सा स्पीड करते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो, जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब मान लिया कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। मान लिया इसकी वेलोसिटी जो है ये vn है, vn वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो है rn। ठीक, ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस rn है और ये इलेक्ट्रॉन vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। फिजिक्स में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हो। ठीक है, तो चलो एक लाइन लिख लेते हैं। टाइम पीरियड टू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one revolution around the nucleus one revolution around the nucleus in any orbit is known as time period of that orbit. Time period of that orbit. उस ऑर्बिट का क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। जो भी ऑर्बिट लेंगे उस ऑर्बिट का वो टाइम पीरियड कहलाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेते हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, इन वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस वो चलेगा। अब बताओ, इसका रेडियस अगर rn है तो ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस ही है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एक राउंड हो गया। तो अब ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, मतलब 2πrn। ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई, हुई ना। अब ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी विथ विच it can velocity with which it moves। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। तो चलो भाई, अब यहाँ इसी टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं। टाइम पीरियड, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2πrn, वेलोसिटी क्या हो गई, vn। ये तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा टाइम पीरियड आ गया rn और vn के टर्म में। अगर आपको उस ऑर्बिट का रेडियस और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो वेलोसिटी दी गई तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग इसका कम यूज़ करते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला
पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले जो हमने आर एन कैलकुलेट किया था, वी एन कैलकुलेट किया था, अब उस वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो अब देखो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो 2 पाई आर एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। ये तो हो गया किसका, आर एन की वैल्यू। अब हम वी एन की वैल्यू भी रखेंगे। वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 2 पाई कांस्टेंट है, एक मिनट, वी एन की वैल्यू 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। तो ये हमारा देखिए 2 पाई कैंसिल, जो कैलकुलेट करो। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी n क्यूब एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, यहाँ से जेड ई स्क्वायर ई के पावर 4, क्योंकि ये ऊपर जाएगा जेड ई स्क्वायर ई के पावर 4। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, जिसको हमें याद रखना। नहीं भी याद है तो अगर आपको आर एन और वी एन की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से अगर एक चीज़ देखो तो ये टी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये एच तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट रहेगा, जेड ई कांस्टेंट रहेगा। तो ये है क्या, टी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देखा जाए तो टी डिपेंड अपॉन एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया हमारा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको चीज़ें याद नहीं करनी है, आप फॉर्मूलेज आपको पहले पता है, आर एन का फॉर्मूला आप याद कर चुके हो, वी एन भी कैलकुलेट कर चुके थे, तो बस उसी वैल्यू को यहाँ पे रख देना है और आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इरेज किया जाए। चलो, अब हम बात करेंगे, जब हम टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी पढ़ते हैं ना। तो चलो भाई, आप फ्रीक्वेंसी डाल लो हेडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, यहां डाल लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं हम लोग। तो रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलो इसको डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन made by electron number of revolutions made by an electron per second around the nucleus is known as frequency। कहते थे ना, पढ़ते थे बचपन में, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज होगी, कितनी साइकिल पूरी करता है। और ये क्या होता है, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब है, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। तो t की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल लिया था, ये हो जाएगा vn अपॉन 2πrn। ठीक, अब आप
फिर हमने कैलकुलेट किया था वी एन और एन को वैल्यू रख करके, तो वहाँ पे क्या मिला था, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन क्यूब एच क्यूब। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं है। तो नोट कर लो भाई, कंप्लीट हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो अब बात करते हैं हम लोग अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर की। हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब देखो ये है क्या, जैसे आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने सजेस्ट किया था कि लाइट बिहेव्स एज ए वेव एज वेल एज लाइक ए पार्टिकल। जो हमारी लाइट होती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट पर पढ़ा था कि लाइट जो होती है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो इसका मतलब है कि उसके पास डुअल नेचर होता है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो इसी वे में 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया, उन्होंने प्रपोज किया, क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, बिहेव्स लाइक अ मटेरियल एज वेल एज वेव। इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर की तरह भी बिहेव करता है और आपका वेव की तरह भी मटेरियल पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। देखो जैसे मान लो कि ये चौक है, चौक है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा हो गया। जैसे मान लिया एक चौक ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसको आपने फेंक दिया। जब आप उसको फेंकोगे तो वो क्या होगा, वो एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगा, कुछ ऐसी मूवमेंट होगी। जब ऐसी मूवमेंट होगी तो ये क्या आ गया, ये तो वेव की तरीके चल रहा है, तो इसके पास वेव नेचर हो गया और पार्टिकल तो है ही है, इसके पास पार्टिकल नेचर तो ही है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी भी आपकी वेव फॉर्म करती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेते जाओगे उसकी वेव्स दिखाई पड़ने में उतना ही डिफ़िकल्टी होगी। जैसे कार चलाओगे तो कार का टर्निंग रेडियस कम होने की वजह से, टर्निंग रेडियस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन जैसी दिखाई देगी। लेकिन बाइक है, आपने कोई चीज़ थ्रो की तो वो वेव्स के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैटर है, ये इसके पास भी क्या है कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। लेकिन जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत आराम से दिखाई देगी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब, इन सब में आसानी से साथ आप वेव नेचर इनका देख सकते हो। तो लिख लेते हैं, आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट Einstein has suggested that light behaves as a wave
light behaves as a wave as well as like a particle. As well as like a particle. ये आपका वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है. दैट इज इट हैज द डुअल कैरेक्टर. डुअल नेचर. इसके पास क्या होता है? डुअल नेचर होता है. तो इसी तरीके से इन द सिमिलर वे in the similar way in 1924 de Broglie proposed that de Broglie ने क्या प्रपोज किया? that electron behaves like a material particle. Electron behaves like a material particle as well as waves. ये आपका वेव की तरह भी वेव नेचर भी बिहेव शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है. तो अब जैसे जो हमारा आइंस्टीन में ने दिया था एनर्जी जो होती है ये क्या होती है? E बराबर mc². ये हमारा क्या शो करता है? वेव नेचर. ठीक है. और जो E इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था hc/λ, ये क्या था हमारा? पार्टिकल नेचर. ठीक है. तो ये क्या है? ये दोनों एनर्जी ऑफ फोटोन ही तो है. एनर्जी ऑफ फोटोन है ना. ठीक है. पार्टिकल नेचर वेव नेचर लिख लीजिए, नहीं तो बात कहोगे पार्टिकल क्या है. ठीक है. तो ये दोनों है तो एनर्जी ऑफ फोटोन. इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो mc² इज इक्वल टू hc/λ. तो यहाँ से अगर हम एक c कैंसिल कर दिया तो mc इज इक्वल टू h/λ. तो अगर यहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकालना चाहें तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/m/c. ये क्या आ गया? वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. h तो हमारा कांस्टेंट है. अगर हमें मास मिल जाए उस पार्टिकल का तो हम आसानी के साथ उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, बस उसके मास पे डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब जितना छोटा मास होगा उतना ही ज़्यादा वेवलेंथ होगा, और जितना बड़ा मास होगा उतना ही छोटा वेवलेंथ आएगा. समझ रहे हैं? अगर यहाँ से हम लोग मास कैलकुलेट करने चाहें, मास ऑफ फोटोन, अगर हम मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/λc. ठीक. ओके. अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? क्या मोमेंटम ऑफ फोटोन. तो P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी होता है. तो m इंटू सी यहाँ पे हो गया. तो P की वैल्यू m इंटू सी हो गया. तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी? mc की जगह P रख दिया तो P की वैल्यू आ जाएगी h/λ. ठीक है. तो ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया मोमेंटम. ओके. तो ये हमारा क्या था? डुअल नेचर ऑफ मैटर
तो इसको नोट कर लीजिए, फिर और भी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल देखो, इसी वे में, इन द सिमिलर वे, डी ब्रॉगली प्रपोज दैट व्हेन पार्टिकल्स आर इन मोशन, जब पार्टिकल्स हमारे मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो दे आल्सो जनरेट वेव्स। वे क्या जनरेट करते हैं? वेव्स जनरेट करते हैं। वेव एसोसिएटेड विथ द मैटर आर नोन एज मैटर वेव्स। उन मैटर से जो वेव जनरेट हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स बोलते हैं। और वेवलेंथ जो उस मैटर का होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसी वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं जब मैटर मूव कर रहा होता है। तो लिख लीजिए, इन द सिमिलर वे डी ब्रॉगली proposed that when particles are in motion, they also generated waves. तो वो क्या जनरेट करती हैं? वेव्स जनरेट करती हैं। वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर waves associated with the matter are called matter waves. इन वेव्स को हम लोग मैटर वेव्स बोलते हैं। एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैटर वेव्स is known as de Broglie wavelength. Is known as de Broglie wavelength. इसी को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। और हम लोग पूरे चैप्टर में इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को DBW लिखेंगे। क्या लिखेंगे? DBW। DBW का मतलब भी हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको आप याद रखिएगा कि मैं हर जगह डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूरा ना लिख करके बस केवल DBW लिखूंगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब तो पता हो गया होगा क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, इरेज करूं? चलो, चलो भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अब डी ब्रॉगली के अनुसार है क्या? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, वेवलेंथ
associated with the particle wavelength associated with the particle of mass m moving with velocity v is given by जो अभी हम लोग लेमडा का फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी पढ़ा था, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम इंटू वी। अब भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। यही हमारा क्या है, डी बी डब्ल्यू है। यहाँ पे एच तो आपको पता ही है, एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर कूलम, जूल सेकेंड। और v क्या है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। और v क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे h भी पता रहेगा, m और v दिया रहेगा, तो आप लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो आसानी के साथ। ओके, नोट कर लीजिए। तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक दो ठो, तो जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, इरेज कर दिया जाए, नोट कर लिया बच्चों। चलो चलो भाई, एक क्वेश्चन लिखे छोटा सा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डीबीडब्ल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डीबीडब्ल्यू में लिखूंगा, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 1/10, मूविंग with a speed of 1/10 of speed of light, देखो क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कुछ करना नहीं है इसमें। ऐसा लग रहा है आपको कुछ करना है, कैलकुलेट डीबीडब्ल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है, मूविंग विद ए स्पीड। अब उसकी स्पीड दी गई है, बोला है लाइट की स्पीड का 1/10, लाइट की स्पीड का 1/10 है, तो बताना है आपको कि उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एच की वैल्यू तो आपको गिवन होगी पेपर में, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। अब देखो m आ गया मास। अब मास आपको देखो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब का आपको मास पता होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इतना ही होता है। ठीक है, और लाइट की स्पीड आपको दी गई है 3, लाइट की स्पीड आपकी पता होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होती है। अब इसका 10 टाइम 1/10 टाइम 10th पार्ट है, ये हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई इजी ढंग से करने के लिए हम लोग कुछ तरीके याद रखेंगे। जैसे जो ये 6.63 होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हमेशा 20/3 लिखेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, इस 9.1 को 9 लिख लीजिए बस केवल, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 7।
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए सारी चीज़ें, तो यहाँ से मिल जाता है ये लेमडा की वैल्यू आएगी 2.1 इंटू 10 टू द पावर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ये हमारा लेमडा हमको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी करना नहीं है, बस जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं बस उसी को दिमाग में रखना है और आराम से उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, चलें आगे। चले बच्चों, इरेज किया जाए इसको। चल एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेगा कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ए कार। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार। कार का वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। मास उसका 2000 kg है। ऑफ मास 2000 kg। ठीक है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, एक कार का अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। देखो चीजें वही हैं। यहां पे हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अभी? फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू h/mv, यही पढ़ा है। h की वैल्यू हमने बोला, इसको लिख लीजिए 20/3 इंटू 10 टू दी पावर -34। ओके, अब m की वैल्यू आपको दी गई है 2000 kg, ये तो 2000 हो गया, इंटू v आपको देखिए दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 180 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, याद है ना 5/18 से? या आपको नहीं समझ आ रहा है तो किलोमीटर को 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 5/18 ही मिलता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करने के कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो ये तो हमारा हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, ये जो लेमडा कैलकुलेट हो के आएगा, ये आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -28। अब देखो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा, इतना कम क्यों आ रहा है? अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया था तो वो आया था 10 टू द पावर -11 ऑर्डर का। अब यहाँ आ रहा है 10 टू द पावर -28। सोचो कितना छोटा है। ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी वेव आपको पता ही नहीं चलेगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था। 10 टू द पावर -31 ऑर्डर का था और यहाँ 2 इंटू 10³ ऑर्डर का है। सोचो, तो इसकी वजह से ये बहुत छोटा है। ठीक है, चलो नोट कर लिया इसको। इरेज कर दो बच्चों। अब देखो क्या होता है, जो हम ये छोटा बड़ा बोल रहे हैं, तो इसको लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, एक को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो इसको आप जान लीजिए क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है। देखो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल हैविंग निग्लिजिबल मास। पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास, जिसका मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। जैसे
आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे माइक्रोस्कोपिक हैं। ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे। ठीक है। तो एक दूसरा क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक। सोचो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आप देख ही नहीं सकते हो। समझ पा रहे हो? तो मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है पार्टिकल्स हैविंग सिग्निफिकेंट मास, काफी मास जिसका हो। पार्टिकल्स हैविंग सिग्निफिकेंट मास, जिसके पास काफी मास हो, सिग्निफिकेंट मास हो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कार ले लिया, पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, बाइक ले लिया, ये सब क्या है? ये सब आपके मैक्रोस्कोपिक हैं, जिसका मास बहुत ज़्यादा है। तो देखो हम लोग जब हम लोग एच कैलकुलेट कर लेमडा कैलकुलेट करते हैं तो लेमडा क्या होता है? h/mv होता है। ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के केस में निकाला, जो इलेक्ट्रॉन के केस में हमने लेमडा कैलकुलेट किया था वो क्या आया था? वो आया था 2.5 × 10⁻11। और हमने कार के केस में कैलकुलेट किया था, ये आया था 6.6 × 10⁻28 मीटर। सोचो कि ये हमारा माइक्रोस्कोपिक है और ये हमारा मैक्रोस्कोपिक है, तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। 10⁻17 का डिफरेंस है, 10⁻17 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, हेंस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू ऑब्जर्व, नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। क्यों मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं है भाई? बिकॉज मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं है? मैक्रो के लिए बिकॉज देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। इसको आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। इनके जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए इनको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चों। इरेज कर दूं? नोट कर लिया आपने? ओके, कंप्लीटेड। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो लिखिएगा dBW in terms of kinetic energy, d Broglie wavelength in terms of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती क्या है? क्या होती है? हाफ mv² होती है ना। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं
m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर हुआ। तो अगर इस 2 को इधर भेज दिया और हमने mv की वैल्यू कैलकुलेट की तो यहाँ स्क्वायर था, इधर जाएगा अंडर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mke। ठीक, तो इसका मतलब अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था वेवलेंथ का, वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था लेमडा इज इक्वल टू h बाई m इंटू वी। तो आप क्या करो एम वी की वैल्यू रख दो, तो h बाई अंडर रूट 2m के। तो ये हमारा लेमडा आ गया किसके टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ गया। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता होगी तो हम लेमडा कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।